गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस ये विज़न के 16 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर 2021 टू 26। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एग्रीकल्चर के अंडर कवर होगी। देखो ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये 2015 में लॉन्च हुई थी। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, मेनली स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स प्रोवाइड करती है फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। नाम से समझ में आ रहा होगा, कृषि सिंचाई इरिगेशन, ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि इरिगेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लानी है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सको। जो इरिगेशन के अंडर जो कल्टिवेबल लैंड है उसको एक्सपेंड करना है। हमें क्या करना है, ओन फार्म कि वाटर को आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हो वो प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है। हमें क्या करना है, प्रेसिजन इरिगेशन यूज़ करना है, जैसे स्प्रिंकल इरिगेशन हो गया, ड्रिप इरिगेशन, उस तरह की चीज़ें हमें यूज़ करनी है और एक्यूफर्स का रिसर्च एनहेंस करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। सो वेरियस कॉम्पोनेंट्स एंड द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन के अंडर चल रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट देता है इसको इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। इसका एम क्या है, इसके अंदर हमें क्या करना है, एडिशनल 13.88 लाख हेक्टर इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट करना है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 60 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, मेनली जो ट्राइबल और ड्रॉट प्रोन एरियाज़ है वहाँ तक इनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। दो नेशनल प्रोजेक्ट्स हमने सेंट्रल फंड है इसके अंदर, एक तो रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, दूसरा लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कि उत्तराखंड में है। सेकेंड है हर खेत को पानी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का चल रहा है, अगेन रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन का, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, अगेन हमें क्या करना है, फार्म्स को फिजिकल एसेस प्रोवाइड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेबल लैंड को या फिर एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेशन प्रोवाइड करना है। इसके अंदर हमें क्या करना है, फिलहाल 4.5 लाख हेक्टर एरिया को इरिगेशन के अंदर लाना है थ्रू सरफेस माइनर इरिगेशन या फिर एंड रिपेयर रेनोवेशन रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब कि कुछ वाटर बॉडी जैसे लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, जहाँ पे अभी वाटर नहीं रहा है तो उनको रिस्टोर करना है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर कंपोनेंट टारगेट है, मतलब कि जो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज है उसको आपने अच्छा करना है और इसमें इरिगेशन पोटेंशियल इतना पोटेंशियल करना है कि सो दैट हम 1.52 लाख हेक्टर एरिया को इरिगेट कर सकें। इसके अलावा वाटरशेड डेवलपमेंट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फाइन। इसका फोकस है, हमने सब स्पेशली रेन फेड एरिया, मतलब कि जो एरिया सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट है, मतलब जब तक रेन रहेगी तो ठीक है, उसके अलावा वो ड्राउट हो जाएगा, तो उन एरियाज पर हमने फोकस करना है टुवार्ड्स सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, रीजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो रन ऑफ एक्टिविटीज मतलब कि जहीं पानी हो जाता है तो वहाँ डिग्रेड कर देता है उस लैंड को, तो उन सबको अवॉइड करना है, ठीक है, और वाटर को हार्वेस्ट करना है, मैनेज करना है। इसके अंदर हमने क्या करना है, जो सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी इसके अंदर उसको कंप्लीट करना है, जिसमें नियर अबाउट 49.5 हेक्टर एरिया को हमने कवर किया है, ठीक है। और इसके अलावा हमने एडिशनल 2.5 लाख हेक्टर एरिया को और लाना है सो दैट हम उनको इरिगेशन प्रोवाइड कर सके, प्रोटेक्टिव इरिगेशन, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या करना है, स्प्रिंग शेड्स का प्रोविज़न लेके आना है, मतलब कि वो एरिया जो विद इन अ ग्राउंड और सरफेस वाटर बेसिन है दैट कंट्रीब्यूट्स टू द स्प्रिंग, फाइन। इसके अलावा फोर्थ कंपोनेंट है जो इस स्कीम का, वो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कि इसमें ये कि हमें क्या करना है, वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करना है कि हम कम ड्रॉप से या एक ड्रॉप से ज़्यादा हम क्या कर सकें, उस क्रॉप को इरिगेशन ज़्यादा लंबे समय तक प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, लाइक ड्रिपलिंग और स्प्रिंकल जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक इसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, नासा स्पार्कर सोलर प्रॉप मिशन एंटर्स द सोलर एटमॉस्फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कह दीजिए हमारी न्यूज़ है साइंस और टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अब देखो जो हमने सबसे पहले न्यूज़ पढ़ी इसमें हमने 3 कंपोनेंट पढ़े और फोर्थ कंपोनेंट एंड में पढ़ा, तो कौन सी स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जा रही है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो आया था नासा का पार्कर सोलर प्रॉप मिशन, ये 2018 में लॉन्च हुआ था और पार्कर एक स्पेसक्राफ्ट है जो सन के अपर एटमॉस्फेयर जो कि कोरोना है उसमें वो गया है, ठीक है। ये माना जा रहा है जो पार्कर ने, जो ये स्पेसक्राफ्ट है, देखो स्पेसक्राफ्ट का नाम है, इसने ये क्रिटिकल सरफेस को क्रॉस किया है और ये वो पॉइंट है जहाँ पे सोलर का एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाता है और सोलर विंड शुरू हो जाती है। नासा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नासा का लिविंग विद द स्टार प्रोग्राम, मतलब ये जो प्रोजेक्ट था वो इस प्रोग्राम का एक पार्ट था। इट इज़ नेम्ड, जिसका नेम रखा था आफ्टर द यूगन न्यूमैन पार्कर जो कि फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक कंसेप्ट डिस्कवर किया था कि हाउ स्टार्स अपनी एनर्जी किस तरह से देते हैं,
फाइन। तो ऑब्जेक्टिव इसमें यही था कि हमने क्या करना था, इस स्पेसक्राफ्ट का एम यही था कि वो सोलर के आउटर एटमॉस्फेयर के अराउंड घूमेगा और ट्रेस करेगा कि किस तरह से एनर्जी और हीट मूव करती है, और एक्सप्लोर करेगा कि किस तरह से सोलर विंड और जो सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं वो एक्सेलरेट होते हैं। इसके अंदर 4 इंस्ट्रूमेंट सूट्स थे, जिसको डिज़ाइन इसलिए किया गया था ताकि वो मैग्नेटिक फ्लूइड्स को स्टडी कर सके सोलर विंड में, ठीक है, प्लाज्मा और एनर्जेटिक पार्टिकल्स और सोलर विंड को इमेज कर सके, ठीक है। इन्होंने एक वीनस ग्रेविटी को यूज़ किया था फॉर इट्स फ्लाई बस, और ये फाइनल ऑर्बिट में पहुंचेगा 2025 में, जिसमें वो क्या करेगा, सन का 3.8 मिलियन माइल्स को तब तक वो टच कर चुका होगा, ठीक है। ये जो कार्बन कंपोजिट शील्ड यूज़ कर रहा है, क्योंकि आपको पता है सन का एटमॉस्फेयर कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो इसने एक शील्ड यूज़ करी है कार्बन कंपोजिट, जो उस टेम्परेचर को होल्ड कर पा रही है, सन के टेम्परेचर को होल्ड कर पा रही है, ठीक है। इसके अलावा और भी सोलर मिशन हैं, जैसे यूरोपियन स्पेस का एजेंसीज का सोलर ऑर्बिटर और इंडिया का आदित्य L1 मिशन। इस मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले हम और चीज़ों को समझ आएंगे, सन का कैसे इवोल्व हुआ, और कोरोना की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से, कोरोना कौन सा, सन के आउट है, ना कि आपका कोविड, ठीक है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं सोलर विंड कैसे ओरिजिनेट होते हैं, कैसे इवोल्व होते हैं, उनके बारे में और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यूनिवर्स में जो और स्टार्स हैं उनके अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। इसके अलावा जो सन की वजह से जो स्पेस वेदर इवेंट जुड़े हुए हैं उनको और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, कैबिनेट पास प्रपोजल टू रेज मैरिज एज ऑफ द वुमेन फ्रॉम 18 to 21 ईयर। आपको पता होगा क्योंकि आज ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो ये न्यूज़ हमारे सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। देखो प्रपोजल ये कब आया था, देखो क्या हुआ था, नीति आयोग के जो सेंटर टास्क फोर्स था, जिनको हेड किया गया था जया जेटली के द्वारा, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें वुमेन की जो मैरिजेज है उसको बढ़ानी चाहिए। टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सो दैट वो उन मैटर्स को एग्जामिन कर सके टू द एज ऑफ मदरहुड और इम्परेटिव ऑफ लोअर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो गाइस इसमें क्या, अभी 18 साल की अगर लड़की की शादी होती है तो वो 19 साल तक बच्चा पैदा कर लेती है, ठीक है। और ये माना जाता है कि 19 साल तक में अभी वुमेन की जो बॉडी है वो इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है, मातृत्व मतलब कि माता की ज़्यादा मृत्यु हो जाती है, मतलब डिलीवरी करते हो या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, इस एज को बढ़ाया गया। तो यही वो मैटर्स को एग्जामिन कर रही थी, और फिर उनको न्यूट्रिशन भी नहीं मिल जाता गरीबी की वजह से, ठीक है, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन लेवल, इन कुछ इश्यूज़ की वजह से इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अब इसके वक्त हमने पहले भी पढ़ी थी, तो लीगल एज को बढ़ाने में फेवर में क्या डिसीजन है। देखो अगर जल्दी मैरिज होएगी तो गर्ल्स की हाईएस्ट एजुकेशन नहीं हो पाएगी, तो अगर आप मैरिज एज डिले करो तो इसका मतलब हायर एजुकेशन ज़्यादा हो सकती है, एंड यू अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ जनरल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अलावा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी या न्यूट्रिशन लेवल जो चिल्ड्रन है वो मदर की एज पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट करते हैं। इसके अलावा यंग एज में मैरिज होने की वजह से लेबर फोर्स में भी वुमेन कम पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि वो घर के कामों में लग जाती हैं। अगेंस्ट में लोग लीगल एज को बढ़ाने के फेवर में क्यों नहीं थे, सबसे पहले क्या है, क्योंकि पावर्टी हमारे यहाँ ज़्यादा है, लोग बेटा चाहते हैं, प्रेफरेंस है, तो जिसकी वजह से क्या है, लोग जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड करते हैं, और अगर जैसी लड़की 18 की होती है तो उसकी शादी कर देते हैं। तो अगर इस वजह से क्या फीमेल इन्फेंटिसाइड बढ़ सकता है। दूसरा क्या होएगा, लोग इलीगल मैरिजेस ज़्यादा कर पाएंगे। इसके अलावा क्या होगा, गर्ल्स विल हैव नो से इन देयर पर्सनल मैटर्स अंटिल दे आर 21, मतलब कि 18 के बाद वो एक बार फिर भी इंडिपेंडेंट हो सकती थी, लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगी। ये अगेंस्ट में फेवर वो है पॉइंट्स हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ एक्ट्स में हमें अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे। एक है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ये सबसे पहले इन्होंने किया था, इन्होंने एज ऑफ कंसेंट में 10 साल से 12 साल की एज बढ़ाई थी विदाउट डायरेक्टली एड्रेसिंग द एज एट मैरिज। इसके अलावा एक शारदा एक्ट आया था जिसे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929 भी बोलते हैं, जिसमें मैरिज के लिए गर्ल्स की मिनिमम एज 14 साल कर दी थी और बॉयज़ की 18 साल कर दी थी। फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था 2006 में, जिसमें 18 साल एज करती थी गर्ल्स की और 21 साल करती थी बॉयज़ की। फाइन। नेक्स्ट है, कैबिनेट अप्रूव्स प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड द डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन द इंडिया। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। देखो अब हमने क्या करा है कि हम किस तरह से अपने इंडिया में सेमीकंडक्टर या डिस्प्ले मैन्युफैक्चर को बढ़ा सकें। तो ये हमारी जो ये इंडस्ट्री है इसको क्या करेगी, बूस्ट देगी। इम्पीटस का मतलब क्या होता है, बूस्ट देना, ठीक है। वो कैसे करेगी, आप कैपिटल सपोर्ट करोगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करोगे, और डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो टेक्नोलॉजी को कोलैब करेंगी विद फॉरेन कंपनीज और या फिर एक ही अदर के साथ। इसके अलावा क्या करेंगे, इसमें कुछ प्रोग्राम को इम्प्रूव करेंगे जो इनोवेशन दे सके और डोमेस्टिक कैपेसिटीज़ को हम बिल्ड कर सके, सो दैट हम इंडिया के डिजिटल सॉवरेन बना सकें। ये एक हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं उनको वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, सो दैट हम एक बेस्ट जो प्रैक्टिस है उसको लेके आ सकें। अब
इस प्रोग्राम के अंडर क्या क्या इंसेंटिव्स है हम एक बार देख सकते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसके अंदर क्या है, ये इट इज़ टू ड्राइव द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज कि किस तरह से हम सेमीकंडक्टर या जो डिस्प्ले इकोसिस्टम है उसको सस्टेनेबल बना सके, लॉन्ग टर्म तक बना सकें। और ये एक तरह का नोडल एजेंसी की तरह एक्ट करेगा। देखो ये जो होगा ये नोडल एजेंसी होगा जो स्कीम्स को एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करेगा, जो भी स्कीम्स इन पे आएंगी सेमीकंडक्टर डिस्प्ले इकोसिस्टम पे। दूसरा होएगा सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स। इसमें हम क्या करेंगे, नियरली प्रोजेक्ट की 50% कॉस्ट का सपोर्ट करेंगे फॉर सेटिंग अप दिस। ठीक है, अगर आप ये सेटअप कर रहे हो, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें इकट्ठे काम करेंगे टू एस्टेब्लिश द हाई टेक क्लस्टर विद द रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा क्या है,